नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद आमिर सुपर फास्ट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोगों ने कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए एक वीडियो बनाई थी। आप लोगों का रेस्पॉन्स उसके प्रति बहुत अच्छा रहा, जिसको देखकर आप जानते हैं कि आने वाले कुछ समय में यूपी पुलिस की 27,000 प्लस पद जो हैं उस पर वैकेंसी आने वाली है। और अभी फ़िलहाल जो जिनका पैट का एग्ज़ाम हो चुका है उनका जो बचा हुआ है सेकंड एग्ज़ाम जो होना है, जिसके अभी हाल फिलहाल में फॉर्म भरे जाएंगे, उसके लिए स्पेशली हम लोगों ने ये प्लान बनाया है कि YouTube पर बिल्कुल फ्री सभी क्लासें हम आपको उपलब्ध कराएंगे, जिसमें आज हम आपको हिंदी का जितना भी सिलेबस होता है उसको पूरा करने का वादा करते हैं कि हम आप सभी लोगों के लिए YouTube पर ये सभी क्लासेस फ्री उपलब्ध कराएंगे। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है, यदि आपको अच्छी लगती है तभी, अन्यथा नहीं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो, टाइम को देखते हुए, क्योंकि टाइम आप लोगों के पास बहुत कीमती है, हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम आप लोगों के लिए चैप्टर लेकर आए हैं वर्णमाला। वर्णमाला पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा चैप्टर है। पक्का होता है कि एक दो क्वेश्चन इसमें से आते ही आते हैं। इतना बड़ा कुछ इसमें होता नहीं है, सीधी सीधी चीज़ें पूछता है जो आपको समझनी होती हैं। सबसे पहले तो ये जरूरी होता है कि वर्णमाला कहते किसे हैं, वर्णमाला का अर्थ क्या होता है। शब्द से भी आप पकड़ सकते हैं वर्णमाला, इसका मतलब है वर्णों की माला। लेकिन वर्णों की माला भी ऐसी ना हो जिसका कोई अर्थ ना निकल सके। वर्णमाला भी उसे कहेंगे जैसे यदि हमने राम लिखा तो राम इसका एक अर्थ निकला, लेकिन अगर हम शब्द इधर उधर करके लिख दें और इसका कोई अर्थ ना निकले तब हम इसे वर्णमाला नहीं कहेंगे। तो वर्णमाला कहते ही उसे हैं जो वर्णों की माला हो और उसका अर्थ निकले। एक सिंपल वे में ये तरीका होता है। लेकिन एक परिभाषा के तौर पे यदि आप देखें कि वर्णमाला कहते किसे हैं, परिभाषा सीधी सीधी पेपर में पूछ ली जाती है, तो पेपर के लिए जरूरी होता है वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं यानी वर्णों का ऐसा समूह हो जिसका अर्थ निकले, उसे ही हम वर्णमाला कहेंगे। अन्यथा वर्णमाला अगर कोई ऐसा शब्द है जिसका कोई अर्थ ही नहीं है और वर्णों की माला है तो उसे हम वर्णमाला नहीं कहेंगे। पूछ लिया जाता है वर्ण के प्रकार कितने होते हैं, वर्ण के प्रकार कितने होते हैं। अभी जो फिलहाल में यूपी पुलिस की भर्ती हुई थी, आप लोगों में से यदि कोई बच्चे पुराने होंगे तो वो जानते होंगे कि ये क्वेश्चन आया था। बच्चे नया छोड़ के, नया क्वेश्चन समझ के इसे छोड़ आए थे। ये पूछ लिया गया था वर्ण के प्रकार कितने होते थे, ऑप्शन दे दिए थे। वर्ण के प्रकार होते हैं दो कौन कौन से होते हैं। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। पिछले ही या तो 49,568 में था या 42 वाली में था, कोई से में था, पक्का तो कंफर्म नहीं है कौन सी में था, लेकिन उनमें से ही था। एक पूछ लिया जाता है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि को ही कहते हैं। वर्ण कह दो या ध्वनि को कह दो, दोनों ही बात एक होती है। इसमें भी एक चीज पूछ ली जाती है दूसरी, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई अगर पूछ ली, सार्थक इकाई, दोनों बातों में अंतर होता है।
यहां केवल इकाई होती है कोई भी एक चीज, लेकिन यहां होती है सार्थक। इसका मतलब होता है से अर्थ, जिसका अर्थ होता हो। तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई जो होती है उसे कहते हैं शब्द। दोनों बातों में अंतर होता है, दोनों को ध्यान से करना, कोई परेशानी नहीं होगी। आगे अगर पूछने लगे कि अभी एसएससी जीडी के एग्जाम्स थे, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था क्रम से लगवाने के लिए, आप लोगों ने देखा होगा। तो अब एग्जाम जो है थोड़ा सा अंदर की तरफ जाने लगा है, डीपली होने लगा है, तो आप उसे देख के करेंगे। ये क्रम जरूर ध्यान रखना कि भाषा की सबसे छोटी कौन सी इकाई होती है, सबसे बड़ी कौन सी होती है और किस क्रम में लगे होते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई अभी आप लोगों ने पढ़ी वर्ण या ध्वनि होती है, वर्ण या ध्वनि। इससे बड़ी जो होती है उसे बोलते हैं हम अक्षर, अक्षर। और अगर इससे बड़े की बात करें तो उसे बोलते हैं हम शब्द, और अगर इससे भी बड़े की बात करें तो हम उसे बोलते हैं पद। इससे भी बड़े की बात करें तो उसे बोलते हैं हम पदबंध, पदबंध। इससे भी बड़े की बात करें तो उसे बोलते हैं हम उपवाक्य, उपवाक्य। और अगर इससे भी बड़े की बात करें तो हम उसे कहते हैं वाक्य, वाक्य। क्योंकि वाक्य जो होता है किसी के भी लिए वो सबसे बड़ी चीज होती है। ये क्रम पूछ लिया जाता है कि शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, या अक्षर किसे कहते हैं। अक्षर तो खैर आप लोग जानते ही हैं। इन दोनों में अंतर समझो, शब्द का मतलब क्या होता है और पद का मतलब क्या होता है। जो भी शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाएगा उसे हम कहेंगे शब्द। लेकिन यदि वही शब्द किसी वाक्य के अंदर प्रयोग किया जाता है तो वो शब्द वहां शब्द ना होकर क्या हो जाता है, पद। यानी अगर स्वतंत्र रूप से हम किसी का नाम ले रहे हैं राम, तो यहां पर एक ये शब्द है। लेकिन अगर हम कहने लगे राम घर जाता है, राम घर जाता है, तो ये एक वाक्य के अंदर प्रयोग हुआ है। और जब वाक्य के अंदर शब्द प्रयोग होता है तो वहां उसे शब्द ना कहकर हमेशा पद कहते हैं। दोनों बातों में अंतर आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। एक पूछ लिया जाता है, अभी आप लोगों ने देखा था वर्ण के प्रकार, एक होता है उसमें स्वर और एक होता है व्यंजन। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं यह समझना बहुत जरूरी होता है। स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाने वाला, यानी स्वतंत्र रूप से जो प्रयोग किया जाता है उसे ही हम कह देते हैं स्वर। स्वतंत्र रूप से कैसे होता है, जैसे यदि हम क की बात करें तो क दो शब्दों से मिलकर, दो अक्षरों से मिलकर बना होता है। एक इसके अंदर क होता है और जब आप लोग बोलते हैं तो क के अंदर एक आवाज आती है ए की, क, यानी उसके बाद एक ए और छिपा होता है, तो ये होता है k प्लस ए। तो यहां पर यदि हम क की बात करें तो ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि आप लोग जानते हैं क के साथ ए की आवाज निकली, इसका मतलब ये तो स्वरों की सहायता से बोले गए हैं। और स्वरों की जो सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। लेकिन हमारी बात चल रही है स्वर की, तो स्वतंत्र रूप से प्रयोग फिर कौन से किए जाते हैं, आप जानते हैं ए यदि बोलेंगे तो ए के बाद ए की ही आवाज निकलेगी, ना कि किसी और की। यदि आप आ बोलेंगे तो आ के साथ आ की ही आवाज निकलेगी, ना कि इसके बाद कोई और आवाज निकल रही है। ई की बात करें तो ई निकलेगी, बड़ी ई की बात करें तो बड़ी ई की ही निकलेगी। ऊ की बात करें ऊ निकलेगा, बड़ा ऊ निकलेगा। ऋषि निकलेगी, एड़ी निकलेगी, ऐनक निकलेगी, ओखली निकलेगी, औरत निकलेगी। यानी ये सभी जो होते हैं ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाते हैं, इनके लिए किसी के बोलने की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हम कह देते हैं स्वर। ये शुरुआत में भी इतने ही होते हैं और लास्ट में भी, इनकी आवाज चेंज नहीं होती है।
जैसे आप ख की बात करेंगे तो ख के बाद ए की आवाज निकल रही है, वो स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया गया। अगर हम बात करें ए की तो ए में लास्ट तक ए की आवाज निकल ली है, ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए गए हैं, इसलिए हम इन्हें कह देते हैं स्वर। पूछ लिया जाता है स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो स्वरों की संख्या होती है 11। ये हमेशा डाउट रहता है कि स्वर कहीं 10 लिख दिए जाते हैं, कहीं 11 लिख दिए जाते हैं, कहीं अधिक लिख दिए जाते हैं, तो ये क्या मसला है, इसे ध्यान से समझना और कभी भी गलती नहीं होगी। यदि आपसे ये कहे सिंपल वे में कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो हमेशा उत्तर होता है 11, हमेशा उत्तर होता है 11। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए बोलने के आधार पर या उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो उस स्थिति में स्वर 10 होते हैं, ना कि 11। दोनों बातों में यदि अंतर समझ लेंगे तो आगे को कभी गलती नहीं होगी। चलिए आगे बात करते हैं। तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 11। ये कौन कौन से होते हैं? ए, आ, ई, ऊ, ऋषि, एड़ी, ऐनक, ओखली, औरत। कोई परेशानी नहीं है इसमें। यह पूछ लिया जाता है मात्रा के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं। कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, चलो समझ लेते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर के भेद, मात्रा के आधार पर स्वर के भेद होते हैं 3। कौन कौन से 3 होते हैं? एक होता है हर्षव स्वर, जिसे हम लघु स्वर भी बोल देते हैं, लघु स्वर। एक होता है दीर्घ स्वर, दीर्घ यानी बड़ा, दीर्घ स्वर। और एक होता है प्लुत स्वर। अंतर क्या होते हैं? हर्षव स्वर या लघु स्वर, शब्द से ही आप पकड़ लेंगे। लघु का मतलब होता है छोटा, यानी जिसे बोलने में कम समय लगता हो उसे कहते हैं हम लघु स्वर या हर्षव स्वर। दीर्घ का मतलब होता है जिसे बोलने में ज्यादा समय लगे, यानी जिसे बोलने में ज्यादा समय लगेगा उसे ही कह देंगे हम दीर्घ स्वर। तो फिर ये प्लुत स्वर क्या होते हैं? आप लोगों ने देखा होगा कॉमिक्स वगैरह में जो लिखा रहता है धड़ाम, ऐसे करके आप लोगों ने देखा होगा, या देखा होगा राम, ऐसे करके कंडीशन सी बनी रहती है। इसका मतलब है जिसे बोलने में हर्षव स्वर से भी 3 गुना समय लगे उसे बोलते हैं प्लुत स्वर। वैसे कभी क्वेश्चन तो नहीं बनता है, पर फिर भी हमें पता होना चाहिए, अच्छी चीज है। हर्षव स्वर की परिभाषा वैसे कभी नहीं पूछी गई, पर जिसे बोलने में बहुत कम समय लगे उसे बोल देते हैं हर्षव स्वर। जिसे बोलने में, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिसे बोलने में हर्षव स्वर से 2 गुना समय लगे। जैसे आपने बोला ए, यानी कम समय लगा, तो क्या हो जाएगा? हर्षव स्वर। जैसे आपने बोला आ, यानी अधिक समय लगा, हर्षव स्वर से 2 गुना समय लगा, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर। तो हर्षव स्वरों की संख्या कितनी होती है? 3। अलग अलग बुकों में अलग अलग तरीके से दी गई है, लेकिन ऐसी कंडीशनें जो अलग अलग बुकों में अलग अलग तरीके से दी जाती हैं वो पेपर में बहुत कमी के साथ में देखी गई हैं, कभी नहीं आती। यदि कोई ऐसा डाउट बन रहा हो तो उसे डाउट को अलग रख देते हैं। अब हर्षव स्वर की बात करते हैं। हर्षव स्वर कौन कौन से हैं? ए, जल्दी पढ़ लिया आप लोगों ने हर्षव स्वर। ई, जल्दी पढ़ लिया आप लोगों ने हर्षव स्वर। ऊ, जल्दी पढ़ लिया आप लोगों ने हर्षव स्वर। अगर हम दीर्घ स्वर की बात करें तो ये होते हैं गिनती में 7। कौन कौन से होते हैं? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, एड़ी, ऐनक, ओखली और औरत, ये वाले जो होते हैं। और प्लुत स्वर आप लोग समझ ही गए। प्लुत स्वर कौन से होते हैं? जो कॉमिक्स वगैरह में यूज किए जाते हैं। चलो आगे चलते हैं। वैसे यदि और थोड़ी सी आगे की बात करें तो दीर्घ स्वर के भी 2 अपने भेद होते हैं। एक होता है मूल दीर्घ स्वर, एक होता है, एक तो कौन सा होता है? मूल दीर्घ स्वर। एक होता है संयुक्त दीर्घ स्वर। मूल दीर्घ स्वर का मतलब क्या होता है? जो अपने आप से या अपनी प्रकार की फैमिली से मिलकर बने होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? मूल दीर्घ स्वर।
उस मूल दीर्घ स्वर का दूसरा एक और नाम होता है सजातीय, यानी एक सी जाति के। तो वही तो बात है, या तो मूल दीर्घ स्वर कह दो या सजातीय कह दो। दूसरा होता है संयुक्त दीर्घ स्वर। संयुक्त का मतलब होता है जो दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना हो, दो अलग अलग अक्षरों से मिलकर बना हो, उसे ही बोल देते हैं हम संयुक्त दीर्घ स्वर। चलो आगे करते हैं इसकी बात।